we shall learn to understand the nature of knowledge in terms of, as you can see, classification and generalization. वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण के सापेक्ष में हम लोग ज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि ज्ञान की प्रकृति के कौन कौन से टर्म हैं, जिनके टर्म और उस टर्म के क्रम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, लॉज, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन एंड सक्सेशंस ऑफ थ्योरीज की बात की। अब ये 6 जो एस्पेक्ट्स हम लोगों ने, टर्म्स हम लोगों ने लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉलेज, वी शैल एक्सप्लेन. So the first is classification. You must be knowing the classification is on the basis of some common characteristics and attributes. We have also gone through the concept attainment model Brunner. J.S. ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना है कि कंसेप्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के आधार पे होता है। क्लासिफिकेशन भी वैसा ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे। तो वर्गीकरण जो ज्ञान का होता है, संबंधित संप्रत्ययों की विशेषताओं के आधार पे उनका वर्गीकरण होता है। जैसे मैमल है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल के बारे में कहा कि जो रेप्टाइल कौन है, रेंगने वाला प्राणी। तो जितने भी रेंगने वाले प्राणी हैं उसको एक कैटेगरी में डाला, तो ज्ञान के एक नए विभाग का आविर्भाव हुआ, सृजन हुआ। सो क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ नॉलेज। द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन one's interests and one's need for recognizing both the similarities and the differences. As you can see, in order to classify, we have to identify similarities and then differences. So similarities and differences are the basis of classification. अब राजतंत्र में, प्रजातंत्र में अंतर क्या है, या विभिन्न जो प्रजातांत्रिक राष्ट्र है जैसे अमेरिका या भारत, उनके प्रजातंत्र में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री भी हो सकता है। और उधर हमने आपको कहा भी कि जनरलाइजेशन, ये रेप्टाइल वगैरह का जो क्लासिफिकेशन है, मैमल का क्लासिफिकेशन है। सो क्लासिफिकेशन, और ये सभी हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसीलिए यहाँ देखा कि लिखा कि इंटरेस्ट एंड नीड, क्यों हम क्लासिफाई करेंगे। एक तो आदमी की जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिसकी वजह से वो क्लासिफिकेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज, फिर डिफरेंस करता है, और इस दोनों के फलस्वरूप क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन वन वे बाय द जियोलॉजिस्ट, अनदर वे बाय द फर इंडस्ट्री, इन स्टिल अनदर वे बाय द लेदर इंडस्ट्री। मतलब यदि हम जानवर के वर्गीकरण की ही बात करें तो जानवर के वर्गीकरण का भी कई आधार हो सकता है, जैसे जियोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे हमने एक बताया कि जितने भी प्राणी हैं सबको अलग अलग किया। अब आदमी हो या जानवर हो, बहुत सारा मैमल की कैटेगरी में आ जाएगा, जो भी अब मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। तो जियोलॉजिस्ट का अपना एक वर्गीकरण है, जिसको जियोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बायोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। दूसरा कि फर इंडस्ट्री कौन कौन सा है और किसका फर कितना उपयोगी है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा फर ज़्यादा कीमती है, किसका ज़्यादा बारीक इस्तेमाल हो सकता है। तो फर इंडस्ट्री के आधार पे भी एनिमल का क्लासिफिकेशन हो सकता है। एंड स्टिल अनदर वे बाय द लेदर इंडस्ट्री, किसका मरने के बाद चमड़ा ज़्यादा उपयोगी होगा, इस काम के लिए, उस काम के लिए, या उस काम के लिए। मतलब बहुत सारा काम चमड़ा उद्योग में भी जानवरों का है। सो क्लासिफिकेशन is one of the basic aspect of knowledge generation, and it can be done on several ground,
and as per the need and requirements of the situation. There are as many possible classes in the world as there are common characteristics or combinations thereof, which can be made the basis of classification. तो क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में हम लोग पहले ही बात कर ली कि किसी न किसी खास तरह की विशेषता के आधार पे ही वर्गीकरण होता है। ये होगा तो इस कैटेगरी में, ये होगा तो इस कैटेगरी में, ये होगा तो इस कैटेगरी, और कैटेगरी यदि 4 है तो 5वीं भी कैटेगरी हो सकती है। क्लासेस आर मैन मेड, ऑफ कोर्स नॉलेज जनरेशन इज बाय मैन मेड, सो क्लासिफिकेशन और क्लासेस आर मैन मेड in the sense that the act of classifying is the work of human beings depending on their interest and needs. तो हमने शुरू में भी कहा कि इंटरेस्ट इसीलिए खोजता है, जिन ढूंढे तिन पाइयाँ, और फिर वहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, फिर ये कितने दीवाने थे, और जो जिन लोगों का भी एबनॉर्मल कंट्रीब्यूशन है, थॉमस अल्वा एडिशन, और फिर साहित्य में भी आप देखेंगे तो कई तरह के वर्गीकरण हुआ। छायावाद क्या है, प्रगतिवाद, और फिर उनके भी बहुत सारे कालखंड है। हिस्ट्री का भी आप देखेंगे वर्गीकरण, एंशियंट, मेडिवल, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, all these classification, and within these classification there are so many classifications. So classes are man-made, of course man-made, and it is due to the interest and the needs of the man, you can say, yeah, human society, you can say. So under classification or vargikaran, as the nature of knowledge, we have understood that classification is one of the characteristics or nature of knowledge as a concept. Now we shall take the second aspect we have covered under this head, that is generalization और सामान्यीकरण। तो आप सभी जानते हैं कि इंडक्टिव अप्रोच के माध्यम से जनरलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल्स टू सामान्य रूल, और इंडक्टिव और डिडक्टिव रूल जनरलाइजेशन के। जनरलाइजेशन करने के लिए हम लोग इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्टिव अप्रोच के माध्यम से जब जनरलाइजेशन हो जाता है तो उस जनरलाइजेशन की मदद से हम आगे ज्ञान का विस्तार करते हैं, और संभव है उस जनरलाइजेशन को आधार बना के हम दूसरा जनरलाइजेशन करते हैं, तो वो आधार का काम करता है। और जब हम जनरलाइजेशन को आधार बना के फिर ज्ञान का सृजन करते हैं तो वो डिडक्टिव अप्रोच है। आगमन निगमन, आगमन अप्रोच की मदद से हम लोग सामान्य नियम सिद्धांत सामान्यीकरण करते हैं, और निगमन में सामान्य नियम सिद्धांत की मदद से किसी विशिष्ट समस्या का समाधान तो करते ही हैं, उसको आधार बना के अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं। सो जनरलाइजेशन का मतलब ही हुआ कि some sort of inductive and deductive approach, आगमन और निगमन विधि कहिए या फिर अप्रोच कहिए। जनरलाइजेशन इज ए स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन और एमोंग कंसेप्ट्स। मतलब जनरलाइजेशन ये बताता है कि दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच में कैसा संबंध है। ये जनरलाइजेशन में भी ए रूल, जनरलाइजेशन के कारण ही रूल बना है, may be a rule, law, principle, probability statement और sentence defining critical attributes। तो सामान्यीकरण के कई फॉर्म है, जैसे इसको क्या कहेंगे स्केल, इसको क्या कहेंगे पेन। ये पेन और उस पेन में क्या अंतर है, इससे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, उससे कागज पे लिखते हैं। सो दिस इज ऑल ड्यू टू जनरलाइजेशन। तो प्रिंसिपल का जनरलाइजेशन हो सकता है, रूल का जनरलाइजेशन हो सकता है, लॉ का जनरलाइजेशन हो सकता है, फैक्ट्स कंसेप्ट सब का जनरलाइजेशन हो सकता है, और इसीलिए जनरलाइज्ड होने की वजह से ही सब लोग उसको एक जैसा देखते हैं। सो जनरलाइजेशन में भी रूल, लॉ, प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट और सेंटेंस डिफाइनिंग क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स। एलिफेंट्स, व्हेल्स, मछली, व्हेल सबसे बड़ी मछली, एंड माइस, चूहा, आर ऑल मैमल्स। अभी हमने मैमल्स की बात की, जो प्राणी
दूध बच्चे को पिलाता है, बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, वो मैमल की कैटेगरी में आता है। सोर्सेज ऑफ द साइंटिफिक जनरलाइजेशन आर, एग्जाम्पल साइंटिफिक जनरलाइजेशन, हीटेड मेटल एक्सपैंड, आप सभी जानते हैं जो मेटल है उसको जब हम गर्म करेंगे तो फैलता है। लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू लेस डेंस मीडियम टू डेंसर मीडियम। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन का सिद्धांत है उसमें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या होता है, या फिर आपको याद होगा कि वो जब आप शीशे के ग्लास में किसी सिक्के को देखेंगे, रखेंगे या छड़ी को डालेंगे तो छड़ी तिरछी प्रतीत होती है, क्यों होती है? सो दिस इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सब जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन इनेबल्स मैन टू कंस्ट्रक्ट ब्रॉडर मोर इंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन फॉर द फेनोमेना ही सी ऑब्जर्व्स। तो ये उसके सामान्य रूप में उसको रखने की में मदद करता है और इसकी मदद से सामान्य सिद्धांत बनते हैं और उनके माध्यम से हम विभिन्न तथ्यों को समझने में हमको मदद मिलती है। सो इन दिस पार्ट we have tried to understand the nature of knowledge in terms of classification and generalization, and we can conclude that classification and generalization are the nature of knowledge. In knowledge we classify, in knowledge we generalize. So in this part, through classification and through generalization, we have tried to understood the nature of knowledge. ज्ञान की प्रकृति को हम लोगों ने यहाँ वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण की मदद से समझने का प्रयास किया और यह जाना कि वर्गीकरण से कैसे ज्ञान आगे बढ़ता है, सामान्यीकरण का की क्या भूमिका है ज्ञान के सृजन और संपादन में, और कैसे ये दोनों ज्ञान की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। सो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।